हाय, मेरा नाम है रूपा और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मैं अभी आईयूआई का ट्रीटमेंट ले रही थी। तो आईयूआई का डिसीजन मैंने कैसे लिया? सबसे पहले आईयूआई क्या है, आईयूआई किनको कराना चाहिए, किन लोगों को आईयूआई के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और आईयूआई के बाद क्या क्या होता है, आईयूआई की कॉस्ट कितनी आती है और आईयूआई किस प्रोसीजर से किया जाता है, पूरी डिटेल्स में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट स्किप किए इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूआई क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आईयूआई एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। जब हमें कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर हमको बोलते हैं कि चलो आपका हम एक बार आईयूआई करके देखते हैं। जब सारे पैरामीटर्स सही मिलते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार आपका आईयूआई करके देखते हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि मुझे साथ में मेरे हस्बैंड के साथ रहते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बट हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हमने सोचा कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन बाय द टाइम जब हम ट्राई कर रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरी सारी चेकअप वगैरह कर दी, सारी हार्मोन, ब्लड और ट्यूब्स की और हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस वगैरह, एवरीथिंग जब सब ओके आया ना तो फिर डॉक्टर ने कहा कि चलो जब सारे रिजल्ट्स नॉर्मल हैं और नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो इसके 5 से 10% चांसेस जो हैं वो हम बढ़ा सकते हैं अगर हम आईयूआई कर लेते हैं तो डॉक्टर की बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गई थी कि ये आईयूआई क्या होता है। मैंने पहले कभी नहीं सुना था आईयूआई के बारे में। ये जो सारी रिसर्च है मेरे शादी के पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आईयूआई, आईवीएफ या एचएसजी या कोई भी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने ब्रीफ एनालिसिस नहीं करी थी। आईयूआई के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो तब जाके हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आईयूआई क्या होता है। बस ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें बस सीमन को थोड़ा ऊपर तक यानी यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है एक कैन्यूला के थ्रू यानी पाइप के थ्रू। तो इसमें जो नेचुरली जो हमारा 5 से 10% एवरी मंथ कंसीव करने का चांस होता है वो 5 से 10% और बढ़ जाता है, यानी डबल हो जाता है आईयूआई में। बस इतना ही होता है, ठीक है। डॉक्टर इसमें कोई मैजिक नहीं करते हैं। तो हम लोग एग्री हो गए एंड एक दो महीना उसके बाद 1-2 महीना ट्राई करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है आप आईयूआई करा लेते हैं। तो मैंने पहले मंथ जब आईयूआई कराया तो उसके पहले डॉक्टर ने मुझे फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के लिए बुलाया था, यानी कि पीरियड्स के दूसरे दिन बुलाया था सबसे पहले। तो मैं पीरियड्स के दूसरे दिन गई थी डॉक्टर के पास। तो उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे पास पूरी फाइल है, मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगी। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, यानी नीचे से एक इंस्ट्रूमेंट डाल के अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उन्होंने वो मेरा किया, ठीक है। तो इसमें जब मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग की गई थी तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी आज। तो सबसे पहले जब मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग हुई तो मेरे एग का साइज़ कितना आया, ठीक है। तो आज मैं सब बताने वाली हूँ आप लोगों को क्लियरली। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट डे यानी कि पीरियड्स के सेकंड से थर्ड डे के बीच में पहली बार बुलाते हैं, यानी कि फर्स्ट डे। तो उस दिन मेरे राइट ओवरी में 3.4 mm से लेकर के 6.2 राइट ओवरी में 2 मेरे फॉलिकल बने थे और लेफ्ट ओवरी में 5.3 इंटू 3.1 एक मेरा बना था, ठीक है। और मेरी ईटी तब डेवलप नहीं हुई थी तो उन्होंने फिर नहीं लिखा था। उसके बाद में उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट डे 9 को बुलाया है, देख सकते हो। फिर मुझे उन्होंने डे 9 को बुलाया था। तो डे 9 को जब मैं गई तो फिर मेरे राइट ओवरी में जो फॉलिकल था 2 अंडे बने थे राइट ओवरी में, उसमें था 13.0 इंटू 13.4 mm, ठीक है। ये अंडे का एक सा हिस्सा, दूसरा अंडा था 12.1 इंटू 11.6, ठीक है। और मेरी जो लेफ्ट ओवरी वाला अंडा था वो बढ़ के हो चुका था 15.2 इंटू 13.6, ठीक है। और मेरी ईटी यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी उस दिन 6.4 थी। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो ईटी है ये कमज़ोर है, तो इन्होंने मुझे बढ़ाने के लिए एक टैबलेट लिखा जिसका नाम था जाइस्ट्रा बीडी, और उसके साथ उन्होंने पेंटाडॉय जो गैस की टैबलेट होती है वो भी मुझे दी और सुबह शाम सेम टाइम पे मुझे खाने के लिए बोला था, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डे 9 के बाद डे 13 को बुलाया। तो डे 13 को क्या हुआ कि जो मेरे राइट ओवरी में जो 2 अंडे थे, देख सकते हो इधर, यहाँ 2 अंडे दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ नहीं, ऊपर ये 2। तो राइट ओवरी में मेरे 2 अंडे थे, उसमें से एक अंडा खराब हो चुका था,
एक अंडा दिख नहीं रहा था। 13.9 इंटू 12 का एक अंडा बचा हुआ था। और मेरी लेफ्ट ओवरी में जहाँ एक ही अंडा दिख रहा था 15.2 का, वहाँ अचानक से 12.6 mm का वो जो अंडा था वो हो गया था। और दूसरा अंडा जो उनको डॉक्टर को दिखा ही नहीं था वो था 20.1 इंटू 15.8। ठीक है, तो उन्होंने लेफ्ट ओवरी में एक अंडा कम देखा था, देख नहीं पाया था। कभी वो कह रहे थे कि कभी कभार विजिबल नहीं होता, तो उनको दिखा नहीं। तो लेफ्ट ओवरी में मेरे डे 13 को 2 अंडे आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने कहा कि आप डे 15 को आना। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला अंडा था वो 22.6 इंटू 16 mm का था, और दूसरा जो मैंने आपको बताया अभी लेफ्ट ओवरी में 20.1 इंटू 15.8 का। तो 22 और 20 वाला जो अंडा है यानी कि लेफ्ट ओवरी का, उसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, ज़्यादातर तो एक ही अंडा रप्चर होता है, लेकिन कभी कभार 2 अंडे भी होते हैं। ज़्यादातर किसी एक ओवरी से ही ज़्यादातर रप्चर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये रप्चर हो जाएगा। फिर जब मैं डे 15 को गई, सॉरी डे 16 को मुझे बुलाया था, तो मैं डे 16 को गई थी यहाँ। तो जब डे 16 को मैं डॉक्टर के पास गई तो ऑलरेडी जो मेरा एग था ना वो रप्चर हो गया था, यानी कि जो मेरा एग था वो अपने आप से फूट गया था। मुझे HSG ट्रिगर इंजेक्शन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ गई थी। तो फिर उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आपका जो एग है वो ऑलरेडी रप्चर हो चुका है। तो फिर उन्होंने मुझे जो प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट होता है वो दिया, डाइड्रोडॉय और पेंटाडॉय करके एक टैबलेट आती है, वो एक एक दिया था सुबह शाम खाने के लिए। ये बोला था कि ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट है। और साइड बाय साइड जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर ही रही थी तो वो मुझे सुबह में फॉलिक एसिड दे रहे थे, दोपहर को एक मल्टीविटामिन की टैबलेट दे रहे थे, उसका नाम था कंसीवा गोल्ड समथिंग कुछ नाम था। तो ये तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, दवाइयों का नाम आपको मेरे वीडियो से बिल्कुल भी सुन के नहीं खाना है। सुबह मैं खाती थी फॉलिक एसिड, दोपहर को खाती थी मल्टीविटामिन, रात को खाती थी मैं फॉलिक एसिड, और ये साथ में जो ये प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट था ये वाली मेडिसिन एक और चल रही थी। बस इतना ही मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो ये कर रही थी। तो मतलब अंडा जो रप्चर हो जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अंडा 16 को रप्चर हो गया था। तो उस दिन क्या हुआ था IUI में, ठीक है, तो जब मैं डे 16 को गई तो अंडा रप्चर हो चुका था ऑलरेडी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप लेट जाइए, मतलब उसमें चले जाइए रूम में। ठीक है, तो रूम में मैं जाके OT में लेट गई। फिर उन्होंने हस्बैंड से सीमन का सैंपल ले लिया एक डब्बे में, और उसको क्लीन करवा के और एक सिरिंज के थ्रू और कैन्युला के पाइप के थ्रू उन्होंने मेरे अंदर इंसर्ट कर दिया। और 10 से 20 मिनट तक उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मतलब लेटे रहने के लिए बोला, सॉरी 10 से 20 मिनट तक उन्होंने लेटे रहने के लिए बोला। आधे घंटे के लिए भी लेट सकते हो। उन्होंने मुझे बोला कि 10 से 20 मिनट मैक्सिमम काफ़ी है। तो मैं वहाँ पे लेटी रही। फिर आधे घंटे के बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने मुझे नॉर्मली डिस्चार्ज कर दिया। और फिर जो मैंने प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट आपको बोला था कि पेंटाडॉय और डाइड्रोडॉय का प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट मुझे दिया गया था, तो वो मैं 15 डेज तक खा रही थी। ठीक है, तो ऐसे हुआ था मेरा IUI। अब मैं आपको बताती हूँ कि IUI होने के बाद कैसा फील हो रहा था, मतलब मुझे क्या क्या हो रहा था। तो IUI होने के बाद दर्द कितना होता है, तो IUI के बाद ना दर्द थोड़ा बहुत होता है। जब IUI हो रहा होता है उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है, और हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। जैसे पीरियड्स में थोड़ा सा क्रैम्प होता है ना, जैसे आने के पहले जो क्रैम्प होता है या फिर आ जाती है तब जो क्रैम्प होता है, तो लाइकवाइज वैसा ही क्रैम्प था मेरा। और उसके बाद जब मैं घर आ गई तो डॉक्टर ने कहा था कि भारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए उठाना, और तेल मसाले कम खाना, और हैवी एक्सरसाइज करने से उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो मैं वैसे ही चल रही थी रूटीन से। और सुबह शाम ड्राई फ्रूट्स खाने, मुझे सुबह को ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोला गया था, तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी। और फ्रूट्स में पपाया खाने से मना किया गया था, तो पपाया नहीं खाती थी। बाकी पाइनएप्पल खाने से डॉक्टर ने कहा था कि अवॉइड करो, तो वो भी नहीं खाती थी। नेचुरली बाकी सारे फ्रूट्स खाने को कहे थे तो वो खाती थी। अच्छा, तो चलिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि फीलिंग कैसी आती है इसमें। तो नॉर्मल फीलिंग आती है, जैसे हम लोग नॉर्मली घर में ट्राई करते हैं बस वैसी फीलिंग आती है। लेकिन नॉर्मल से IUI में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जब हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट यूजुअली नहीं लेते हैं, क्योंकि जब घर में हम लोग खुद से ट्राई करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम लोग डॉक्टर के पास जाके IUI कराते हैं तो फिर वो हमें प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट देते हैं खाने के लिए। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट हम लोग लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, हार्मोन बढ़ते हैं शरीर में, तो थोड़ी सी अलग फीलिंग आती है, थोड़ी नौजिया सी लगती है, शरीर थोड़ा थका थका सा महसूस होता है, मन करता है सोते रहें, तो थोड़ा ये वाली फीलिंग आती है। ठीक है, और इसी की वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं।
अब कभी कभी क्या होता है कि IUI के 4 से 5 दिन के बाद में पेट में दर्द वगैरह हो तो हम लोग सोचते हैं इम्प्लांटेशन का पेन है, तो मेरे साथ भी हुआ था। 4 से 5 दिन के बाद में मुझे पेन भी हुआ था, तो मैंने भी नेट पे वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने देखा कि इस टाइम पे ना इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा होता है, तो उस टाइम पे थोड़े बॉडी में अलग सपोर्ट, अलग हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसलिए ऐसा फील होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन ही हुआ है, ठीक है। फिर पीरियड्स के पहले भी सिम्टम्स आते हैं, नेचुरली पाँव में दर्द होना, ये वो सब कुछ नॉर्मली होता है, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे कंसीव नहीं हुआ है, तो कंसीव होने का तो मैं एक्सपीरियंस अभी आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्वाइट इसी तरीके का मुझे मेरा फीलिंग रहा मेरे IUI के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ कि IUI में खर्चा कितना आता है। तो देखो, जो नॉर्मली मेरी दवाइयाँ चल रही थी, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड, आयरन, मल्टीविटामिन, ये वगैरह लेकर के, तो प्राइवेट डॉक्टर से, ऊपर से मेरा चैम्बर्स प्राइवेट डॉक्टर से चल रहा है ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये की दवाई मेरी पड़ जाती है। काफ़ी कॉस्टली एंटीबायोटिक्स रहती हैं वो, तो थोड़ी महंगी पड़ती है। 3 से 4 हज़ार रुपये की वो दवाई पड़ती है, यानी हफ्ते के 1200 रुपये मेरे को कम से कम लग जाते हैं, यानी कि 4 से 4.5 हज़ार रुपये का मेरे को दवाई लग जाता है। और डॉक्टर के पास जब भी जाती हूँ तो मुझे 600 रुपये की उनकी फ़ीस लग जाती है। और जब आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रहे होते हो तो हर बार फॉलिकल मॉनिटरिंग के 500 रुपये लग जाते हैं। तो कम से कम आपको मिनिमम तो 4 बार तो डॉक्टर बुलाते ही हैं, तो 500 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये आपके फॉलिकल मॉनिटरिंग के हो गए। अगर आप एवरेज में 4000 रुपये दवाई के मान लो तो 6000 रुपये वो हो गए। और IUI का जो कॉस्ट होता है वो पर मंथ, जहाँ से मैं करा रही हूँ, मेरे क्लिनिक का नाम है व्याख्या क्लिनिक, तो वहाँ से 8000 रुपये IUI का कॉस्ट लेते हैं, और कैनुला वगैरह को आपको अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की दवाई होती है वो लगभग 2000 की, 2 से 3000 की वो पड़ता है। तो टोटल मिला के मैं अगर आपको बोलूँ कि पर साइकिल मेरे IUI का कॉस्ट 15,000 रुपये पड़ जाता है। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो भी शेयर कर सकती हूँ। शॉर्ट में मैं कर देती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जब आप ट्रीटमेंट कराओगे तो ये जो बाकी का मल्टीविटामिन का जो 4000 रुपये का जो दवाइयों का खर्चा है वो नहीं होगा। आपको 70 रुपये लगेंगे। फॉलिक एसिड की जो पीली वाली फॉलीविटे वाला जो फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है वो रहेगा। लेकिन जो ये डाइड्रोडॉय वगैरह जो है ये 2 से 2500 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट उतनी ही सिमिलर ही होती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल से तो दवाई नहीं देते। और जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का जो कॉस्ट होता है वो आई थिंक 300 से 400 रुपया मैक्सिमम लगता है मॉनिटरिंग कराने का, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने का। बाकी आपका जो प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो या पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है। फिर भी मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी IUI करवा के विदाउट दवाई मुझे 5000 रुपया तो पड़ ही जाता था। और अगर मैं ये वाली दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर दे रही थी अलग से मल्टीविटामिन, अगर मैं ये भी इंक्लूड करूँ तो 10,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट में भी लग जा रहे थे। और जब मैं प्राइवेट से करवा रही हूँ तो यहाँ 15,000 रुपये तक मेरा बैठ जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा IUI का कॉस्ट। IUI का पेन मैंने आपको बता दिया, IUI का प्रोसीजर बता दिया मैंने आपको मैंने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बता दिया। ओके, IUI किस हालत में हो सकता है मैं आपको बता दूं। IUI होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके ट्यूब्स ओपन होने चाहिए, सीमेन एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी के पैरामीटर्स आपके नॉर्मल होने चाहिए, तभी आपको डॉक्टर IUI सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं ऐसे ही अपनी TTC जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।